Hello friends, welcome to A1 IS. Today we'll start our ongoing current affairs series for BPSC मेंस। हम जो लास्ट वीडियोस में पॉलिटी के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, स्टैटिक पार्ट है, उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसको कोरिलेट कर रहे हैं करंट अफेयर्स से। आज अगेन हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वही पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट है। हमने फेडरलिज्म पढ़ा, हमने जुडिशियल के जितने इंपॉर्टेंट टूल्स थे वो सारे पढ़ा। द इम्पॉर्टेंट आज जो हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट। तो पॉलिटी का जो सवाल आप देखिएगा तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, मेंस में बड़ा इसी से सवाल डेवलप होते हैं और एक दूसरे से को रिलेट रहता है। तो ये जितने स्टैटिक पार्ट के जो हमने टॉपिक डिस्कशंस कर रहे हैं आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और जब आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देखिएगा और या कहीं के भी क्वेश्चन देखिएगा आप बहुत ईजिली इसको आंसर लिख सकते हैं। तो कंटेंट आपका बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। आप प्रैक्टिस जितना क्वेश्चन करेंगे उतने आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इन एनी सेक्शन या एनी मॉड्यूल में। तो हम सारे स्टैटिक पार्ट को डिस्कस करेंगे जो मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम शुरू करेंगे टॉपिक जो हमारा है अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपने देखा होगा, उससे भी सवाल रहते हैं। उसी में बेसिक स्ट्रक्चर से लिंक रहता है या फेडरलिज्म से लिंक रहेगा, फंडामेंटल राइट से रहेगा। तो अमेंडमेंट वाला जो टॉपिक है वो आज हम सारा कवर करेंगे थ्रू दिस स्लाइड एंड ऑल डिस्कशन रिगार्डिंग अमेंडमेंट। तो क्वेश्चन इसमें किस तरीके से आ सकता है, कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। पहले, जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन ए सब्जेक्ट ऑफ डिबेट इन इंडिया, डिस्कस विथ रेफरेंस टू लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है इस पे क्या, हाउ हैज द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इवॉल्व्ड इन इंडिया, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ मेजर अमेंडमेंट्स ऑफ फेडरलिज्म। तो कहने का मतलब हम पूरे अमेंडमेंट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमने जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ा, द बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, सुप्रीमेसी, ये सारा देखिएगा पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक ही है इन द कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी में। तो जुडिशियल रिव्यू तो हमने डिस्कस किया। आज जो हम अमेंडमेंट समझेंगे उसमें जुडिशियल का पावर क्या है, कहाँ पे केशवानंद भारती केस की हम बात करेंगे, क्यों अमेंडमेंट को एक तरीके से लिविंग इंटिटी बोला जाता है। भारत के जो रिटन डॉक्यूमेंट है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम एक तरीके से लिविंग इंटिटी क्यों बोलते हैं, एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं। रिजिड फ्लेक्सिबिलिटी का शब्द यहाँ पे क्यों यूज होता है, यहाँ पे कंपेरिजन किया जाता है यूएसए के अमेंडमेंट प्रोसेस से या ब्रिटेन के अमेंडमेंट प्रोसेस से। तो वो सारा चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है। दूसरा क्वेश्चन को भी देखिएगा तो ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस को लेकर बात किया गया और कुछ जो अमेंडमेंट्स हुए हैं टिल नाउ, उस अमेंडमेंट में कहीं फेडरलिज्म पे इम्पैक्ट हुआ है या कहीं पे फंडामेंटल राइट्स को लेकर, सोशियो इकोनॉमिक को लेकर, या आप मार्जिनलाइज सेक्शन से उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। तो टुडे विल स्टार्ट आवर इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में आता है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 अगर हम पार्ट वाइज करें तो पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस ऑल आर द बेसिक एंड फैक्चुअल पॉइंट्स। हम जब बात कर रहे हैं दिस कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर हम बात करें क्यों लिविंग एंटिटी की बात किया जाता है, दिस इज द लिविंग एंटिटी और लिविंग डॉक्यूमेंट, लिविंग एंटिटी और लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम अपने हिसाब से, जब फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ध्यान में रखा कि अभी हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम रिजिड बना देंगे, अगर हम इतना स्ट्रांग बना देंगे, इसमें अमेंडमेंट नहीं होगा, तो एक तरीके से आने वाले समय में दिस विल बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हर्डल और चैलेंज बन सकता है डेवलपमेंट के नेशंस को लेकर। इंडिया इज़ वेरी डाइवर्सिफाइड कंट्री, जहाँ पे लैंग्वेज एक बैरियर है, बहुत सारे कास्ट, क्रीड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये ध्यान रखा गया कि हम पावर देंगे कि समय के हिसाब से द चेंजेस इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशियो इकोनॉमिक जो रिलेशंस है उसमें जो भी चेंजेस होगा उस हिसाब से आप अपने अमेंडमेंट को या अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द अमेंड इट मीन्स दैट जब हम अमेंडमेंट की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है अल्ट्रेशन। आप अल्ट्रेशन कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं।
तो अमेंडमेंट का मतलब हो गया कि इफ यू वांट टू चेंज, अल्टर, रिपेल करना, कुछ न्यू प्रोविजंस इंक्लूड करना, कुछ डिलीट करना, दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। और ये तभी हो सकता है जब संविधान में हमें पावर दिया गया है थ्रू द आर्टिकल 368। और इसे लिविंग एंटिटी इसलिए बोलते हैं कि ये हमेशा जीवित है, हम जब चाहे अपने जरूरत के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर दैट रीजन टिल नाउ, जैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और अभी तक हम टोटल 106 बार 106 अमेंडमेंट कर चुके हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट 106 अमेंडमेंट कर चुके हैं कहाँ में? अपने भारत के संविधान में। टिल नाउ 106 बार अभी तक हमने इसको संशोधन किया, इसको चेंज किया, इसको अल्टर किया, इसको रिपेल किया। तो दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंस व्हाई वी आर गेटिंग दिस, क्योंकि हमारा एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग इंटिटी है या डॉक्यूमेंट है। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा संविधान कैसा है, तो हमें पता है आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट एंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट है। ये लिखित में है, एक तरीके से हमारे पास एक लिखित डॉक्यूमेंट है। अब बात ये होता है क्या ये रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? तो यहाँ पे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन निकल कर आता है कि जो हमारा संविधान है क्या वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है या मिक्स्ड, या बोल सकते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो जब रिजिड फ्लेक्सिबल टर्म यूज किया जाता है रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे रिटन तो साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है, दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स निकल के आता है रिजिड और फ्लेक्सिबल। तब इसको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड टू इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लोबल कंट्रीज, जिसमें यूएसए और ब्रिटेन का हम एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि हमारा संविधान उनके संविधान से कैसे अलग है एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग द रिजिड और फ्लेक्सिबल। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम बात करते हैं रिजिड। अगर हम रिजिड की बात करें तो आपको ही पता कोई रिजिड चीज को चेंज करना कितना टफ होता है। सिंपल प्रोसेस से आप किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे रिजिड बोल रहे हैं। अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, वी कैन नॉट अल्टर, वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नॉट रिलोकेट, ऐसा चीज है तो उसको हम रिजिड बोल रहे हैं। तो जब हम रिजिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए का। यूएसए के अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हैं तो वहां पे स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर है, वहां पे सम स्पेशल मेजोरिटी की बात की गई, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की बात की गई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक तरीके से यूनिटरी पॉलिटी है वहां पे। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन कि हमें समझना। अगर वहां पे हमें अमेंडमेंट करना है उनके संविधान को तो 2/3 मेजोरिटी इन द बोथ हाउसेस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड, रेटिफिकेशन बाय 3 and 4th number of states. तो this is one of the important features regarding the rigidity of the constitution, जो हम यूएसए की बात कर रहे हैं। अगर हम ब्रिटेन की बात करें, यूके की बात करें, तो इसे फ्लेक्सिबल बोला जा रहा है। फ्लेक्सिबल इसलिए बोला जा रहा है कि हम बहुत इजीली इसे अमेंड कर सकते हैं। अब इसके पीछे भी रीजन है कि क्यों इतना हम इजीली फ्लेक्सिबल है और कितना इजीली हम क्यों अमेंड कर सकते हैं। तो सबसे यहाँ पे यह आता है कि हाँ, वहाँ पे पार्लियामेंट्री जो सॉवरेनिटी की बात की जाती है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात की हमने बात किया था कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात किया था। तो वहां पे जो पार्लियामेंट्री जो बॉडी है उनका, वो सुप्रीम ऑथोरिटी है, वो डिसाइड करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और पार्लियामेंट ने जो फाइनल डिसीजन ले गया वही एक सबसे स्ट्रांग रहेगा। तो फॉर दैट रीजन वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट बहुत इजिली अमेंड कर सकते हैं। तो वहां का जो प्रोसीजर है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्डिनरी लॉ। कहने का मतलब अगर नॉर्मल लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, बहुत इजीली पास कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे नॉर्मल लॉ को हम पास कर सकते हैं वैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी पास कर सकते हैं। तो दिस शोज देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फॉर दैट रीजन वो फ्लेक्सिबिलिटी के तरफ ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ वी टॉक अबाउट द इंडिया। मैंने शुरुआत में ही बोला कि भारत का जो अमेंडमेंट प्रोसेस है या जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स है वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो भारत में संविधान कैसे अमेंड होगा,
मोस्ट अमेंडमेंट रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर सिप इन द बोथ हाउस। कहने का मतलब 543 सीट्स है, अगर उसका टू थर्ड मेंबर पास करेंगे और उसमें भी 50% वहां प्रेजेंट होंगे जो वोटिंग करेंगे, 50% प्रेजेंट होंगे और उसका वो टू थर्ड उनका एक रेशियो निकलेगा। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर जब हम बात करते हैं मिक्स ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमेंडमेंट अफेक्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर आल्सो रिक्वायर रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन चाहिए स्टेट से। स्टेट्स जितने स्टेट्स है भारत में जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी, वहां से भी ये स्टेट से पास होंगे और जितने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली वहां का 50%। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहां हम अमेंडमेंट की बात करें। और ये सारा पॉइंट हमें जो कोर बताता है कि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात करें, जो लॉ है, जो इंपॉर्टेंट एंटिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। हर चीज संविधान के हिसाब से होगा, संविधान के प्रावधान से होगा, उनके प्रोविजन से होगा, ना कि यहाँ पे हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करते हैं। जब यूएसए की बात कर रहे हैं तो जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और बेस्ड ऑन द अमेंडेबिलिटी। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट जो आपको समझना चाहिए कि हम रिजिड फ्लेक्सिबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं। जब हम यूके की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, नॉर्मल लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, बहुत सिंपल वे में पास किया जाएगा। जब हम यूएसए की बात करेंगे तो जुडिशरी इज द सुप्रीमेसी, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजिड तरीका है अमेंडमेंट लाने का। अब भारत इज द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। तो दिस ऑल आर द बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि अब अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होता है आपने पढ़ा होगा। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव पॉइंट्स, आपने पढ़ा होगा कि क्या क्या पॉइंट्स है। इसमें हम सब एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन अगेन आई एम डिस्कसिंग दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट जो बेसिक कोर पॉइंट्स है उसको याद रखना है। और कोई भी क्वेश्चन आएगा, वैसे मैंने अभी 2 क्वेश्चन डिस्कस किया जुडिशियल रिव्यू को लेकर और अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात की। यही तो अमेंडमेंट प्रोसीजर है, इसी के बारे में तो आपको फ्लो चार्ट बनाकर लिखना अगर सवाल आता। तो प्रोसेस फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज आउटलाइन इन द 368 इंटेल्स द फॉलोइंग स्टेप। अब बात है इनिशिएशन का कि बिल कहाँ इनिशिएट किया जाएगा। तो आपको पता है कि जब हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे तो बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा या राज्यसभा में, लोकसभा में या राज्यसभा में, या प्राइवेट मेंबर कर सकता है या मिनिस्टर्स कर सकता है। तो कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंट्रोड्यूस कर सकता है बिल इन लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे स्टेट में आप बिल नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। अगर अमेंडमेंट बिल की अगर हम बात करते हैं, इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता बाय प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर या एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो नॉमिनेटेड क्यों ना हो। तो दिस इज द बेसिक इनिशिएशन ऑफ द बिल रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी बात किया कि बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय आइदर ए मिनिस्टर, प्राइवेट मेंबर, डज नॉट रिक्वायर ए प्रायर परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। अगर आप अमेंडमेंट बिल लाना चाहते हैं तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होना चाहिए, अब वो नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो ये मायने नहीं रखता। तो आप कोई भी बिल लेकर आएंगे लोकसभा में या राज्यसभा में और आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे मनी बिल में यू नीड ए प्रायर परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 110, लेकिन जब हम अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं तो यहां प्रेसिडेंट का परमिशन की जरूरत नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इनिशिएशन। दूसरा इंट्रोडक्शन, जब हम बिल इनिशिएट कर रहे हैं तो कहां करना है, किसी भी हाउस में कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस कौन करेगा, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेगा, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, एंड देयर इज नो नीड ऑफ परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। थर्ड, स्पेशल मेजोरिटी। अब जो भी बिल पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, ना कि सिंपल मेजोरिटी से। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या बोले, जो टोटल मेंबरशिप है उसके 50% लोग प्रेजेंट होंगे एंड 2/3 मेंबर विल बी पास द बिल फ्रॉम द बोथ हाउसेस। इच हाउस से बिल पास होना विद द स्पेशल मेजोरिटी। तो दिस इज द टू पास द बिल इट मस्ट रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द बोथ हाउस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा बाय ए स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी हमने समझा 2/3 मेंबर विल बी पास और मैक्सिमम 50% का। तो 543 का 50
50% मेंबर वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए और इस 50% के 2/3 विल बी वोटिंग इन देयर फेवर और अगेंस्ट। सेपरेट पासेस की हमने बात किया कि दोनों बिल लोकसभा में भी पास होगा, राज्यसभा में। ये नहीं है कि लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस होगा तो सिर्फ लोकसभा में ही पास होगा और वो अमेंडमेंट हो जाएगा, या राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो सिर्फ राज्यसभा में पास होगा। कहीं भी बिल इंट्रोड्यूस हो, पास दोनों हाउस से होंगे विद द स्पेशल मेजोरिटी। नेक्स्ट, रेटिफिकेशन। ऐसा भी बहुत स्ट्रक्चर है हमारे अमेंडमेंट में, 3 तरीके के बिल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर अमेंडमेंट करना है हमें बिल, we want to the amendment of the constitution, amendment of the constitution, तो 3 प्रोविजंस दिए गए हैं, सिंपल मेजोरिटी, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, and third special majority with ratification by states। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। हमने बात किया कि बिल कैसे इंट्रोड्यूस आएगा, इनिशिएशन की बात की, इंट्रोडक्शन की बात की, पासेस की बात की। जब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि अब बिल कैसे पास हो रहा है, स्पेशल मेजोरिटी से बात हो रहा है या स्पेशल मेजोरिटी रेटिफिकेशन का, तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिंपल मेजोरिटी की बात करें, दिस नॉट कम्स अंडर द आर्टिकल 368। तो कहने का मतलब अगर हम कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं संविधान में, तो अगर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो वो चीज में हम अमेंड करना चाहते हैं, तो वो अंडर आर्टिकल 368 से नहीं आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है लाइक क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वैसे ही मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल लाना चाहते हैं, तो हमें संविधान में संशोधन करना होगा। बट दिस संशोधन अमेंडमेंट नॉट कम्स अंडर आर्टिकल 368। ये सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, इसका 368 से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये अमेंडमेंट तो हो रहा है ना, अल्टर तो हो रहा है, रिपेल कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, बट दिस नॉट विल कम अंडर द आर्टिकल 368। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जैसे क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स लाइक तेलंगाना, चेंजिंग द नेम्स, बाउंड्रीज, तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको बिल लाना होगा। ये भी एक अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म में आएगा, लेकिन दिस विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्टिकल 368। और ये बिल पास होगा, सारे प्रोसीजर्स वही होंगे, बट दिस विल बी नॉट इंट्रोड्यूस इन द अमेंडमेंट प्रोसीजर। जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है 106 तक, उसमें नहीं आएगा। तो इसको हम सिंपल मेजोरिटी की बात करेंगे, एंड दिस विल नॉट कम्स अंडर द आर्टिकल 368। अब कुछ स्पेशल मेजोरिटी हैं जहां पे हमने भी बात किया 2/3 मेंबरशिप विल बी प्रेजेंट एंड वोटिंग को लेकर। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे हमें समझना चाहिए। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है जहां पे हम स्पेशल मेजोरिटी से पास कर रहे हैं, और दिस स्पेशल मेजोरिटी इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट। बहुत सारे फीचर्स है जो आपने पढ़ा होगा स्टैटिक पार्ट में। अगर हम कुछ स्पेशल मेजोरिटी रेटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जैसे हम कुछ फेडरलिज्म में चेंज करना चाहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, फिस्कल फेडरलिज्म हो, जैसे जीएसटी का हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो वो सब फेडरलिज्म स्ट्रक्चर का बात हो रहा है, सेंटर स्टेट रिलेशन उससे इंपैक्ट हो रहा है। तो फॉर दैट रीजन अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि स्टेट्स उसमें भी उसको स्टेट से भी पास कराना होगा। जैसे जीएसटी जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, अब जीएसटी ने सेंट्रल ने तो पास किया फ्रॉम द पार्लियामेंट, और जितने स्टेट्स है वहां से भी पास कराना था, जिसमें 50% मतलब हाफ ऑफ द स्टेट्स विल बी पास्ड। तो ये सारा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को चेंजेस हो, राज्यसभा के सीट्स को लेकर हो, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को लेकर हो, ऐसे कुछ भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे, दिस विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तो फीचर्स जो इंपॉर्टेंट है उसके तरीके से हिसाब बनाया गया है कि सिंपल मेजोरिटी में ये फीचर्स आएंगे, स्पेशल मेजोरिटी में ये फीचर्स आएंगे, और स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स उसमें ये फीचर्स आएंगे। तो यही बेसिक प्रोसीजर है अमेंडमेंट में पास करने का। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेशल मेजोरिटी की हम बात कर रहे हैं या रेटिफिकेशन की बात करें। अगर कोई फेडरल प्रोविजन है तो वो भी, जो मैंने अभी जीएसटी के बारे में बात किया, राज्यसभा में सीट्स को लेकर बात किया गया,
प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को लेकर बात किया गया, ये सब फेडरलिज्म स्ट्रक्चर का पार्ट्स है। तो ऐसे अगर कुछ अमेंडमेंट लाना चाहते हैं तो आपको रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट से भी पास कराना होगा। फिर लास्ट में जब ये सारा चीज हो गया प्रोसीजर, तो प्रेसिडेंशियल एसेंट अंडर आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट उसको एसेंट करेंगे, एक तरीके से इसको आप बोलेंगे, ये साइन करेंगे कि अब ये जो बिल है वो एक अमेंडमेंट एक्ट है। अब यहाँ पे सवाल होता है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट वहाँ पे वीटो पावर यूज करेंगे कि नहीं? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है वहाँ प्रेसिडेंट अपने वीटो पावर यूज नहीं करते हैं। वीटो पावर विल बी नॉट यूज्ड बाय प्रेसिडेंट, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट है वो यूज नहीं हो रहा है। President is obligated to give this assent to the bill and cannot withhold or return the bill for risk considered. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे वीटो पावर यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। Constitutional amendment following the president assent the bill becomes an act and this is the all are the important। तो ये प्रोसीजर ही होता है इनिशिएशन इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी डिस्कस किया। नौ अभी तक अगर आप देखेंगे टिल 2025 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। अभी तक 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं भारत के संविधान में एंड दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951, इंट्रोड्यूस द 9th शेड्यूल। अब ये 9th शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 9th शेड्यूल क्यों लाया गया? टू escape from the beyond of judicial review। जब भारत आज़ाद हुई थी तो भारत को लगा कि नाउ वी हैव टू, जो फर्स्ट प्रायोरिटी था, जो इम्पोर्टेंट जमींदारी सिस्टम था उसको ख़त्म करना और जो लैंड का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था उसको मैनेज करना। फॉर दैट रीज़न उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म बिल लेकर आए। अब जब लैंड रिफॉर्म बिल आया था तो सबको लगा कि उनका एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी का हनन हो रहा है, कटेल किया जा रहा था। तो वो पहुंच जाते थे कोर्ट के पास। जैसे वो कोर्ट के पास देखते थे तो बात तो सही है कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज अंडर द फंडामेंटल राइट्स और उनके प्रॉपर्टी का और उनके फंडामेंटल राइट्स का कटेल किया जा रहा था। तो बार बार कुछ भी चेंजेस लाए जाना चाह रहे थे जो भी उस समय की सरकार थी और उस समय की जो गवर्नमेंट थी और जो पार्लियामेंट्रियन थे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा थी एवरीथिंग इज चैलेंज इन द जुडिशरी। अब जुडिशरी देखती थी, एनालिसिस करती थी और उनको लगता था सही बात है। टू स्केप दिस प्रोसीजर और कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग अमेंडमेंट करना चाहती थी, उन्होंने पहला शेड्यूल 9 लेकर आया। और शेड्यूल 9 में उन्होंने कहा कि अगर इसमें डाल दिया जाएगा तो देयर विल बी नो स्कोप फॉर द जुडिशियल रिव्यू। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट जो हम अभी समझे। 7th अमेंडमेंट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, आपने ये भी पढ़ा होगा। 42nd अमेंडमेंट जो हमने उस दिन भी पढ़ा था कि दिस इज द वन ऑफ द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐड हुए थे, डिलीट किए गए थे। 1978 अगेन मोरारजी देसाई के समय में 1978 में 44th अमेंडमेंट आया था। राइट टू प्रॉपर्टी यहां से रिमूव कर दिया गया था, नाउ बिकेम द लीगल राइट नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1985 जहां पे दल बदलू कानून लाया गया था जिसको बोला जाता अंडर द राजीव गांधी 52nd अमेंडमेंट, डिफेक्शन बिकम्स इलीगल। 1989 में वोटिंग पावर, क्योंकि पॉपुलेशन डाइवर्सिफिकेशन देखा गया तो टू इंक्रीज द वोटिंग परसेंटेज और हमारा डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने वोटिंग एज को कम किया। तो दिस ऑल आर द सिग्निफिकेंस। 1992 दिस इज द सिग्निफिकेंटरी एंड द लैंडमार्क रिगार्डिंग द ग्रास रूट डेमोक्रेसी। जब हम ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायती राज एंड लोकल बॉडीज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड थ्रू दिस अमेंडमेंट पंचायती राज एंड लोकल बॉडीज हैव गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। फिर 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम जब बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे हम राइट टू एजुकेशन लाएं और दिस थ्रू द अमेंडमेंट एक्ट। 2016 में जीएसटी, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इन द फेडरलिज्म स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, और इसी को रेटिफिकेशन विथ स्टेट जो थर्ड इंपॉर्टेंट था, स्पेशल मेजोरिटी से पास करना और रेटिफिकेशन विद स्टेट। तो दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पॉइंट रिगार्डिंग द फेडरलिज्म। 2019 में अगेन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस, तो ये 103 था और मैंने कहा 106। द लेटेस्ट वन इज द 106 इज द नारी शक्ति अधिनियम, नारी शक्ति अधिनियम।
इज नोन एज ऑल्सो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, जिसमें 1/3 लगभग 33% रिजर्वेशन की बात की गई इन द लोकसभा और इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो यहाँ पे रिजर्वेशन का बात किया गया था फॉर द वुमेन टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल, जो एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज द सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग द, तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। भारत में अभी तक 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं टिल नाउ। तो दिस इज ऑल आर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब जो हमने इंपॉर्टेंट एरियाज पढ़ा इंट्रोडक्शन को लेकर, ये सारा चीज, कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है, कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें कि अमेंडमेंट को लेकर जो हमारा प्रोसीजर, उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि उसमें क्या क्या बातचीत होती है कि ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना है। क्रिटिसिज्म, जब हम क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं तो सबसे नो स्पेशल बॉडी फॉर द अमेंडमेंट। अनलाइक द यूएसए, इंडिया डजंट हैव ए स्पेशल बॉडी लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेनली विद द पार्लियामेंट एंड समटाइम विद द स्टेट लेजिस्लेचर। जब समटाइम विद द स्टेट लेजिस्लेचर की बात की जा रही है तो इसका मतलब हो गया रेटिफिकेशन विद द स्टेट। तो ये एक नो स्पेशल बॉडी, कोई स्पेशल बॉडी नहीं बना हुआ। पार्लियामेंट्री हैव द पावर या पार्लियामेंट्रियंस हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन बना रहा था कि भारत के संविधान में एक ऐसा बॉडी होना चाहिए और वहां पे सारे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिबेट बना रहा था। लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में वहां हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए, तो ही और सी नोज वेरी वेल टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कंट्री, कि हमारा जो डेवलपमेंट में क्या नीड है उसके लिए हमें अमेंडमेंट करना। तो ये हमेशा एक डिबेटेबल टॉपिक बना हुआ रहता। पार्लियामेंट इनिशिएट्स द अमेंडमेंट, ये हमेशा कि हम अगर फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, द रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें तो सिर्फ पार्लियामेंट को क्यों पावर होना चाहिए अमेंडमेंट करने का। स्टेट्स हैविंग सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कुछ स्टेट्स के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पे अमेंडमेंट करना चाहते हैं पर्टिकुलर। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पार्लियामेंट को ही सिर्फ सुप्रीम पावर क्यों दिया गया। Only parliament can start the process of amending, state legislature cannot propose। तो दिस ऑल आर द अमेंडमेंट पावर टू द पार्लियामेंट, जो हमने अभी डिस्कस किया कि सिर्फ पावर किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास। इनिशिएट कौन कर सकती है, तो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। नो टाइम फ्रेम, जब रेटिफिकेशन के पास स्टेट्स के पास पहुंचती है तो कोई टाइम फ्रेम नहीं है, क्योंकि रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स जब पूरा हो जाएगा तभी प्रेसिडेंट उसको एसेंट देंगे एंड दिस बिल बिकम ए एक्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेडलॉक बना रहता है। एक टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम फ्रेम भी होना चाहिए, कितने समय में रेटिफिकेशन हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इट मींस दैट कि ये अमेंडमेंट नहीं चाहते हैं स्टेट्स ऐसा अमेंडमेंट हो। तो दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर नो ज्वाइंट सिटिंग, आपको पता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको लेकर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है। ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है, जैसे न्यूक्लियर बिल साइन हुआ था तो उसको लेकर एक ज्वाइंट सिटिंग हुआ था। ऐसे बहुत सारे पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, वहाँ पे भी ज्वाइंट सिटिंग हुआ था। डाउरी को लेकर डाउरी प्रोविजन बिल को ज्वाइंट सिटिंग हुआ था। लेकिन अगर कोई अमेंडमेंट बिल है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, उसमें ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट, जिसमें बात किया जाता है क्रिटिसाइज अमेंडमेंट प्रोसेस सिमिलर टू द लेजिस्लेशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, जो हमने बात किया कि हमारा जो ब्लेंड है वो भी एक क्रिटिसिज्म का प्रोसीजर में माना जाता है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द क्रिटिसिज्म। तो ये सारे चीज हमने देखा कि अमेंडमेंट होता कैसे, व्हाट आर द लिविंग एंटिटी, द डिफ्रेंशिएट किया हमने अमेंडमेंट प्रोसेस को, कंपेयर किया यूएसए से, यूके से। फिर हमने समझा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट तरीका होता है प्रोसीजर्स, और अमेंडमेंट का जो कैटेगराइज किया गया स्पेशल, सिंपल एंड द रेटिफिकेशन। और दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस की बात करें रिगार्डिंग अमेंडमेंट और उसका इंपैक्ट ऑन द डेवलपमेंट, तो जब हम सिग्निफिकेंस की हम बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ अमेंडमेंट, तो पहला जो उसका इंपैक्ट की हम बात करें, इंपैक्ट ऑन फेडरलिज्म। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं जिसका इंपैक्ट फेडरलिज्म पे पड़ा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जीएसटी। जीएसटी कैसे ऐसा है जो फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और फिस्कल फेडरलिज्म, ये अमेंडमेंट उस पर असर दे रहा। तो हम अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, उसका इंपैक्ट कहाँ पड़ रहा है, इसकी अगर बात करें तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट।
73rd 74 में स्टेट्स का और इंपॉर्टेंट रोल बढ़ाया गया था। स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हो, तो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो स्टेट्स को और पावर दिया गया थ्रू द पंचायती राज और लोकल बॉडी। तो ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा फेडरलिज्म पे थ्रू द 73rd 74 अमेंडमेंट। तो हम सिग्निफिकेंस ऑफ अमेंडमेंट जितने हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं, और सबसे पहले बात कर रहे हैं फेडरलिज्म पे। तो फेडरलिज्म पे जीएसटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा 73rd एंड 74 जो पीआरआई और लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर रहे हैं। तो जब ये सब इंपॉर्टेंट फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है जहां पे हमारा अमेंडमेंट इफेक्ट किया। दूसरा अगर हम बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक की बात करें। सोशियो इकोनॉमिक उसमें जैसे आपको पता है द रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उसके बाद द EWS 10% EWS की बात करें। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑफ अमेंडमेंट इन द सोशियो इकोनॉमिक पे, फेडरलिज्म पे। थर्ड अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट सोशियो राइट टू एजुकेशन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट 84th अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट। तो दिस ऑल आर द सिग्निफिकेंस ऑफ अमेंडमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट। अब यहाँ पे सवाल आता कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। तो लैंडमार्क हम बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे जो इससे को रिलेट किया जाएगा अमेंडमेंट को लेकर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमें पढ़ना। तो व्हाट वी हैड डिस्कस रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि कैसे होता है, हाउ आर द प्रोसीजर्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स है रिगार्डिंग द अमेंडमेंट। तो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, स्पेशल मेजोरिटी के बारे में पढ़ा। द स्पेशल मेजोरिटी मीन्स ए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस वर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे और वो वोटिंग करेंगे। दिस इज ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको समझना है रिगार्डिंग द अमेंडमेंट प्रोसीजर। तो दिस इज द बेसिक, जिसमें क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सारा पॉइंट्स को डिस्कस किया। ये भी हमने समझा जुडिशियल रिव्यू को लेकर। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फेडरलिज्म पे असर क्या पड़ रहा, और भी इम्पैक्ट देखा हमने सबने। तो दिस इज द बेसिक। नेक्स्ट क्लास में और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप अच्छे से क्वेश्चंस लिखें, ट्राई मोर एंड मोर प्रैक्टिस, अच्छे से पढ़िए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।